पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ये वाला जो है वीडियो हम उसमें रिसोर्स प्लानिंग से शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब अपनी रिसोर्स प्लानिंग देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके रीजन में मौजूद हैं, आपके जितने भी कंट्री के अंदर जो जो एरियाज हैं, उनमें जहां जहां रिसोर्सेज मौजूद हैं उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना और पता करना कि वो जो है कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ वो लोकेटेड हैं। अब इसके लिए क्या करवाना होगा, आपको सबसे पहले सर्वे करवाना पड़ेगा कंट्री के अलग अलग रीजन्स में। फिर आपको मैपिंग करवानी होगी। मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर हैं, इन सब के बारे में पता करना। फिर उसके बाद उनकी एस्टिमेट निकलवाना क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, मतलब क्वांटिटी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, क्वालिटी में कितने काम के हैं, कितने यूजफुल हैं, और फिर जो है मेजरमेंट कराना उन सारे रिसोर्सेज का। जैसे कि अब कोल रिजर्व जो हैं वो झारखंड में है, या वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पंजाब में है। तो ये काम हम लोग पहले करते हैं। फिर इसके बाद आता है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना, एक प्रॉपर सेटअप बनाना ताकि इन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया जा सके। उसके लिए आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करनी होगी कि भाई इरिगेशन सिस्टम जो होते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको यूज करना है। डेवलप करनी पड़ेगी आपको स्किल्स जो है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको जो है इंस्टीट्यूशंस बनवाने पड़ेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर को खड़ा करना। टारगेट क्या होगा आपका इसमें मेन, कि आप ये चाहेंगे कि जो रिसोर्सेज जो हैं वो सही तरीके से और सस्टेनेबली जो है इनका यूज किया जाए। जब आपको पता है कि आपकी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तो आपको ये भी तो देखना होगा कि हम इनको यूज कैसे करेंगे। तीसरा क्या है कि मैच करना नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। जो हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान है वो ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ वो मैच करना चाहिए। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। रिसोर्स प्लान को हमें अलाइन करना पड़ेगा जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उनके साथ। जैसे अब आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ को भी और सस्टेनेबिलिटी को भी। तो इंडिया ने जो है काफी सारे एफर्ट्स किए हैं जो भी गोल्स है रिसोर्स प्लानिंग के उनको हासिल करने के लिए। और ये आज से नहीं, जब से इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद से जो पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ तब से जो है इंडिया कोशिश करती आ रही है रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को सही तरीके से अचीव करने की। जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। पर ऐसा नहीं है कि खाली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो और बाकी जो चेंजेस हैं जैसे टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो नहीं है तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं कंट्री के अंदर जहाँ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन वो शामिल किस में होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में। वहीं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है पर वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड हैं। तो आपको जो है ऐसे कुछ रीजन्स के नाम बताने हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स के पर रिसोर्स में रिच हैं, और कुछ रिसोर्स पुअर रीजन्स बताने हैं पर इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है। साथ ही साथ आपको ऐसे सिचुएशन के रीजन्स भी देने हैं कि क्यों ऐसा है। जो हमारा कॉलोनाइजेशन का इतिहास रहा है वो ये बताता है कि जो हमारी कॉलोनीज थी उनमें जो रिच रिसोर्सेज थे वही मेन कारण थे जो फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ आना चाहते थे। पहली बात ये जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, और उससे काफ़ी उन्हें मदद मिली कि बाकी और क्षेत्रों के जो भी रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करें और अपनी सुपरमेसी जो है उन कॉलोनीज के ऊपर स्टैब्लिश कर पाए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में तभी जब उनके साथ एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो। इंडिया ने ये सब कुछ एक अनुभव किया अलग अलग दौर में कॉलोनाइजेशन के। मतलब इंडिया में चाहे डेवलपमेंट कहें या खास तौर से रिसोर्स डेवलपमेंट कहें तो उसमें आपको यही नहीं चाहिए कि बस रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी होना ज़रूरी है। फिर आता है नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को संरक्षित कैसे किया जाए।
रिसोर्सेज जो है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर जिस तरीके से उसका कंजम्पशन हो रहा है बिना किसी लिमिट के या ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज को, उससे क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक तो होती ही होती है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। अब इन सब चीज़ों से पार आने के लिए, ऊपर आने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो है कई लेवल्स पे बहुत ज़रूरी है। और यही मेन कंसर्न रहा है लीडर्स का, थिंकर्स का, जो भी पास्ट में रहे। जैसे एग्जाम्पल के गांधी जी बहुत ज़्यादा इस मामले में, उनको जो है जैसे ना मुखर थे कि वो ये उनका जो कंसर्न था रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत है, हर एक की ज़रूरत के लिए बहुत है, पर इतना भी नहीं है कि हर एक जो है, जो लालच है हर एक का, उसको पूरा कर पाए। मतलब वैसे अगर तुम देखोगे तो रिसोर्सेज जो है हर एक के लिए मिल जाएंगे, तुम्हें इतना है कि जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, पर इतना भी नहीं है कि लोग लालच दिखाएं और तब चाहें कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। उन्होंने जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स थे, या जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसको मेन जड़ माना रिसोर्स डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे। वो पूरी तरह से अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के और चाहते थे कि रिप्लेस किया जाए जब उसको जो है प्रोडक्शन मासेस द्वारा कराया जाए, मतलब लोग प्रोडक्शन करें, ना कि मशीन जो है वो मास प्रोडक्शन जो है उसका करते जाएं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए रिसोर्स कंजर्वेशन का जो इवोल्यूशन हुआ, तो जो क्लब ऑफ रोम था, इसने 1968 में हाईलाइट किया लिमिट्स को, जो अर्थ रिसोर्सेज की थी, किस तरह की रिपोर्ट्स में, जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ, उस तरह की। ये पहला ग्रुप था जिसे सिस्टमैटिकली कंसर्न रेज किया कि ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी, जो अनचेक ग्रोथ है हमारे यहाँ, उससे जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस हो सकती है। फिर इसके बाद E.F. शुमाकर, इन्होंने एक किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटिफुल 1974 में। इसमें इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे सिंपल लिविंग की, उसके बारे में स्मॉल स्केल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है इन्होंने प्रमोट किया। और ज़्यादा इन्होंने जो जोर दिया वो ये था कि प्रोडक्शन जो है वो मासेस के द्वारा होना चाहिए बजाय मास प्रोडक्शन के। फिर इसके बाद ब्रंटलाइन कमीशन रिपोर्ट 1987 में, ये जो है पब्लिश हुई थी एज अवर कॉमन फ्यूचर, इस तरीके से इसको पब्लिश किया गया था। ये मेनली किसने इसको क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसने कैसे डिफाइन किया कि डेवलपमेंट जो है एक ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट की नीड को तो मीट करे ही करे, बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशंस को। और ये जो है फाउंडेशन बना मॉडर्न एनवायरमेंटल प्लानिंग का। फिर एक अर्थ समिट हुई रियो दी जेनेरियो में, ब्राज़ील में 1992 में। ये मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर। इन्होंने अपनाया एजेंडा 21, जो कि एक्शन प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एनकरेज किया कंट्रीज को कि वो कोऑपरेट करें रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब आता है लैंड रिसोर्सेज। हम लैंड पे रहते हैं, सारी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो लैंड पे होती हैं, और हम उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सबको सपोर्ट करता है। तो लैंड कह सकते हैं कि हमारे लिए एक एसेट है जिसका एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी अवेलेबल लैंड है उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करें, उसे बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है रिलीफ फीचर्स की। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन्स लगभग 30% है टोटल सरफेस एरिया जो कंट्री का है, और इंश्योर करते हैं कि पूरे साल जो है रिवर्स जो है कुछ ऐसी जो बहती रहें। इससे क्या है, फैसिलिटीज मिलती है टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए। 27% जो एरिया का है हमारी कंट्री का वो प्लेट्यू रीजन है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच रिजर्व्स मिलेंगे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के।
फिर आता है लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं कौन कौन से पर्पसेस के लिए? फॉरेस्ट, ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल ही बंजर भूमि होती है, वेस्ट होती है, कुछ नहीं उगता है उसमें। ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, इन सब के लिए। एक और होती है अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड को आप छोड़ दें। ये जो लैंड होती है ये परमानेंट, जो गाय भैंसे वगैरह होती हैं, जानवर होते हैं, उनको चरने के लिए, उनके चारे के लिए, उनकी ग्रेजिंग लैंड्स होती हैं ये। कुछ ऐसी लैंड होती है जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स होते हैं, यहाँ पर ये खेती बाड़ी वाले एरिया में नहीं आती है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है, जो 5 साल के एग्रीकल्चरल ईयर्स जो होते हैं उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड तक उसके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे फेलो पूछा था कि फेलो क्या होता है? फेलो लैंड्स जो है इसमें दो तरह की होती है। एक होती है करंट फेलो, ये बिना कल्टीवेशन के एक या एक से कम साल के लिए छोड़ दी जाती है। एक होती है करंट फेलो के अलावा जो लगभग 1 से 5 साल तक जो है उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं करी जाती। जो हमारे यहाँ नेट सोन एरिया है, जितने में हमारे यहाँ खेती होती है, तो जो फिजिकल एक्सटेंट है लैंड का जिस पर ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। 1 साल के अंदर एक बार से ज़्यादा उस पर खेती करी जाए, और साथ में जो नेट सोन एरिया होता है हमारा, उसे कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब यहाँ दिया हुआ है लैंड यूज का पैटर्न इंडिया में कैसा है। जो यूज है लैंड का वो डिटरमिन किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स जो है कैसे हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, टेक्नोलॉजिकली क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और साथ ही साथ कल्चर और ट्रेडिशंस क्या है। अब यहाँ देखिए आप फिगर 1.3 दिया हुआ है, इसमें जो लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स आती है, मैदानी इलाका 43% है, पहाड़ी इलाका 30% है, और प्लेट्यूज जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं वो है 27%। जो चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी वही चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको ग्राफ के माध्यम से, कि जनरल लैंड यूज जो कैटेगरीज दी है 1960 से 61, और फिर इधर यहाँ जो दिया हुआ है वो 2019 से 20 है, कंपैरेटिव फिगर दी गई है। अब आप कलर्स के हिसाब से इनका टोटल आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से लैंड का यूज हो रहा है। ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2023 की जो है रिपोर्ट है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो लैंड यूज डेटा है वो अवेलेबल है सिर्फ 93% का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, क्योंकि जो लैंड यूज है, जो उसकी रिपोर्टिंग है, वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उसमें सिर्फ आसाम जो है उसकी पूरी तरह से नहीं की गई है। मतलब 93% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसाम की जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई है लैंड यूज की, इस वजह से 93% माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ एरियाज जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, या चाइना है, उन सब के भी जो है सर्वे नहीं हुए। अब यहाँ आपको एक कंपैरिजन करने को कहा गया है दो पाई चार्ट्स के बीच में, जो 1.4 में दिया हुआ है कि लैंड यूज के लिए, और फिर आपको फाइंड आउट करना है नेट सोन एरिया, और जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो कितना बदला है 1960-61 से 2019-20 के। जो लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर आती है वो भी कम हो गई है। अब कैसे हम अपने जो इतना बड़ा हमारा कैटल का पॉपुलेशन है इस पेस्चर लैंड पे उसको खिलाएंगे, और उसके फिर क्या रिजल्ट होंगे। ज़्यादातर जो करंट फैलो लैंड्स हैं उनके अलावा वो जो ज़मीनें हैं वो या तो बहुत पुअर क्वालिटी की हैं, या जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए ये जो लैंड्स हैं ये आइदर वंस या ट्वाइस जो हैं 2 या 3 साल में इनके ऊपर खेती होती है। और अगर इनको इंक्लूड किया जाए नेट सोन एरिया में, तो जो परसेंटेज है नेट सोन एरिया का इंडिया में, वो लगभग 54% आता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया के। जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो जनरली चेंज करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट।
80% जो टोटल एरिया है पंजाब में और हरियाणा में, और 10% जो है उससे भी कम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। मतलब टोटल एरिया सिर्फ 80% से ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में ही है और 10% से भी कम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फॉरेस्ट एरिया जो कंट्री में है वो जितना डिजायर्ड होना चाहिए 33% जो जोग्राफिकल एरिया का, उससे बहुत कम है। और इसको जो है जैसा बताया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा 1952 में, ये बहुत असेंशियल माना जाता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जो मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं इस फॉरेस्ट पे, वो पूरी तरह से इन्हीं पर ही निर्भर है। मतलब जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो पूरी तरीके से उनकी जीविका इन्हीं पर निर्भर है। एक पार्ट जो लैंड का वेस्ट लैंड कहा जाता है, या ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। वेस्ट लैंड में आते हैं रॉकी, एरिड, डेजर्टेड एरियाज, और वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए करी जाती है उसमें आते हैं सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। अगर कंटिन्यूस यूज हो लैंड का एक लंबे समय तक बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स उठाए कि उसको कंजर्व किया जाए, उसको मैनेज किया, तो नतीजा क्या होता है, लैंड की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। और उसका नतीजा क्या होता है, समाज पे बहुत बुरा पड़ता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे। अब आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हमने ऑलरेडी शेयर किया कि हमारी जो लैंड जो है वो हमारी पास्ट जनरेशन जो थी उनसे हमने अपनी जो लैंड है उसको शेयर किया। अब यही चीज़ हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी करना पड़ेगा। भाई जो हमारी पहले की जनरेशन थी उन्होंने इतना इस तरह से किया कि आज हम उनके साथ जो है अपनी लैंड को शेयर कर रहे हैं, पर यही चीज़ हमको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो करना पड़ेगा। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये सब लैंड से ही मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने खाली लैंड की क्वालिटी ही नहीं डिग्रेड करी है, बल्कि जो नेचुरल फोर्सेस की स्पीड होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब वो जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं लैंड को। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारी, इससे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हो गया है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ज़मीन में से तो ये सब चीज़ें निकाल रहे हो, तो लैंड की फिर क्वालिटी रह कहाँ जाएगी। माइनिंग साइट्स जो हैं जब खुदाई का काम ख़त्म हो जाता है तो ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, और वहाँ क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं होल बन जाते हैं, या वहाँ पर ओवर उनको यूज़ किया गया है उसके पूरे निशान दिखते हैं। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया, माइनिंग की वजह से, और उससे क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया। इसी तरह से स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ ओवर ग्रेजिंग हो रही है, और ये भी मेन कारण माना जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। फिर जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, यहाँ ओवर इरिगेशन हो रहा है, उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है वो होती जा रही है, और उससे जो पानी है, जो मिट्टी है, उसमें खारापन आ रहा है, उसमें पेस्ट और केमिकल जा रहे हैं, एल्कलिनिटी जो है सॉइल की वो बढ़ रही है। जो मिनरल प्रोसेसिंग है, जैसे ग्राइंडिंग करना लाइमस्टोन की सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कैल्साइट और सोपस्टोन का सिरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब क्या जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डस्ट की एटमॉस्फेयर में। जो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन का, पानी का सॉइल के अंदर, उसको भी ये जो है एक तरह से पीछे कर देते हैं जब ये ज़मीन पर सेटल हो जाती है। भाई ये जो फाइन डस्ट होती है ये सब पे बैठ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो धीमा पड़ जाता है। अभी रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो वेस्ट के तौर पे वो मेजर सोर्स बन गए हैं लैंड और वाटर पॉल्यूशन का बहुत पार्ट्स में कंट्रीज के। क्योंकि इंसान ये नहीं देखता ना, अभी तो वो फेंक रहा है, पर उसके बाद के नतीजे क्या होंगे वो कोई नहीं देखता है। बहुत सारे तरीके हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो लैंड डिग्रेडेशन है। सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग का, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। शेल्टर बेल्ट्स जो है प्लांट्स की, उनको लगाया जाए, कंट्रोल किया जाए ओवर ग्रेजिंग पे। सैंड ड्यून्स जो है उनको स्टेबलाइज किया जाए, वहाँ पर थॉर्नी बुशेस उगाए जाएं। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कम किया जा सकता है एरिड एरियाज में जहाँ बारिश नहीं होती।
प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्ट लैंड्स का, कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज़ को, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, वेस्ट का ट्रीटमेंट के बाद ये जो है जब पानी में छोड़ जाए तो उससे क्या होगा, लैंड और वाटर डिग्रेडेशन जो है इंडस्ट्रियल और सबर्बन एरियाज में कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब आप ट्रीट करके छोड़ेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट, सॉइल एज अ रिसोर्स। ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि यही आपका चैप्टर का लास्ट और फाइनल पार्ट है। आपको जो भी पढ़ा अभी तक आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए। आसा